नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही। घोसी में सीएम योगी की जनसभा चाहते हैं ओपी राजभर। तो घोसी में सीएम योगी की जनसभा ओपी राजभर चाहते हैं। मऊ में पीएम की जनसभा चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। पीएम सीएम योगी के मैजिक से जीत की बना रहे योजना। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। पीएम सीएम योगी के मैजिक से जीत की योजना बना रहे हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर ने सीएम योगी से जनसभा के लिए मांगा समय। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद नहीं लेना चाहते रिस्क। मुख्यमंत्री योगी ने घोसी में जनसभा का दिया आश्वासन। कल ओपी राजभर ने सीएम योगी से की थी मुलाकात। तो घोसी उपचुनाव में जो है अब ओपी राजभर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और इसके लिए उन्होंने सीएम योगी से समय मांगा है जनसभा के लिए, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया है। बात करें तो कल ही ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही है। हार के बाद अब कोई भी रिस्क ओपी राजभर नहीं लेना चाहते और इसके लिए उन्होंने सीएम योगी से जनसभा के लिए वक्त मांगा है। तो पीएम और सीएम के मैजिक से जीत की योजना बना रहे हैं ओपी राजभर और मऊ में पीएम की जनसभा चाहते हैं। इसके साथ ही घोसी में सीएम योगी की जनसभा चाहते हैं ओपी राजभर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब घोसी में सीएम योगी की जनसभा चाहते हैं, वहीं मऊ में पीएम की जनसभा के लिए ओपी राजभर की नजर है। क्या जानकारी निकल के आ रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल ओपी राजभर जो है सीएम योगी से मुलाकात की थी, तो मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है कि राजभर ने जो है अपने बेटे को उतारने के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि आखिरकार इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरीके से चुनावों की नजदीक है तो उस चुनावों को लगातार जिस तरीके से घोसी जनसभा को चाहते हैं कि ओपी राजभर योगी की जनसभा यहाँ पर हो, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन इसका जो प्रत्याशी है उसे बनाया जाए। लेकिन उसके बाद ओपी राजभर जो अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी को लेकर बड़े पैमाने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके इस बयान की निंदा की है। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसी ना किसी तरह शब्दों के अर्थ को बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं हिंदू धर्म में। और वहीं इसको लेकर तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।
अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया, जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने, पहले 10 साल बीआरएस ने
तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। यूपी के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 3 दोषियों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल है। 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चारों लोगों को दोषी करार दिया था। और वहीं सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी ने, आइए आपको सुनाते। लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब सभी दल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 37 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने अब तक 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम हैं, 5 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण कार्ड खेल रही, इससे कहीं ना कहीं क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर दिखा करके, बहुत लोगों को डरा करके अपने बी टीम में शामिल कर लिया है। तो कुछ दल जो है भारतीय जनता पार्टी के डर कारण बी टीम बन गए हैं, लेकिन जनता का उनमें कोई असर नहीं है। जनता का मन बन गया है कि भाजपा सरकार को हटाना है, इंडिया मोर्चे की सरकार बनवानी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन के बाद इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत हो गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या लग रहा है कि अब भी आप लोगों को उम्मीद है कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? कि अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन वो ईडी, इनकम टैक्स से बहुत डर गई हैं, इसलिए जो है अभी उनका कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनके लड़ने से इंडिया मोर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों की इस बार नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट न मिले। जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए जनता जो है फैसला करेगी और इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। ईडी सीबीआई की अगर बात करें, तो ईडी सीबीआई लगातार जो अकूत काली कमाई इकट्ठा किए थे, उनके यहाँ छापे मार रही है। अभी कल ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर में छापा मारा गया, उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। तो कहा जा रहा है कि जो छापा पड़ा था वह इनकम का स्रोत जानने के लिए, अकूत संपत्ति के लिए छापा पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें 10 बड़े ऐसे नाम हैं जिनके वहाँ ईडी ने छापा डाला और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे 100 करोड़ रुपया, 50 रुपया चंदा ले लिया और उसके बाद ईडी कार्रवाई बंद हो गई। तो ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गई है और वो लगातार उत्पीड़न करने का काम कर रही है। आज तक 10 साल में ईडी ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर
थपड़ डाला है। बहुत से लोग हैं जो बहुत अवैध धंधा करते हैं, अवैध काम करते हैं, उनके पास अवैध बेनामी संपत्तियां हैं, लेकिन भाजपा में हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता ये बात जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लगातार पूंजीपतियों पर इनकम टैक्स के, आरबीआई के, सीबीआई के, ईडी के इनकम थपड़ डलवा करके वो अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रही है और जो शामिल नहीं हो रहे हैं उनके घरों पर ईडी की रेड पड़ने का काम हो रहा है। फिलहाल जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में क्या तस्वीर रहती है, क्या यह दावे सच होते हैं, यह समय ही बताएगा। रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पुलिसकर्मी ने एक टीचर की हत्या कर दी। दरअसल देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर टीम मुजफ्फरनगर पहुंची। वहीं टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने किसी मामूली बात को लेकर टीचर को गोलियों से भून डाला, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने टीचर को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने टीचर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और खबर गोंडा से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका के कागज में कूटरचित ढंग से शत्रु संपत्ति अपने नाम पर कराने और अवैध कब्जे करने के मामले में कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं दिल्ली के रोहिणी से खबर सामने आई, जहां अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रोटेस्ट करते नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अम्बेडकर हॉस्पिटल की फैसिलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ ही हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर सलीम शेख पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता की, साथ ही छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे। और बता दें कि पीड़ित मेडिकल छात्रों ने 22 फरवरी को रोहिणी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और लगातार नारे लगाते रहे कि दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।